नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिक सवाल यह है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है और कैसे रेस्पॉन्ड करता है। चाहे गर्म चीज को टच करना हो, डार्क में लाइट का बटन ढूंढना हो या फिर प्लांट का सनलाइट की तरफ मुड़ना, सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट्स में हार्मोन्स। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझते हैं। एनिमल्स में ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस और मस्कुलर टिश्यू द्वारा होता है। किसी भी अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन में हमें उसे डिटेक्ट करके रेस्पॉन्ड करना होता है। पर बेसिक सवाल है, इंफॉर्मेशन आती कहाँ से? एनवायरनमेंट से आने वाले सारे इंफॉर्मेशन को स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल डिटेक्ट करते हैं। इन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं और ये आम तौर पर हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल डिटेक्ट करते हैं। पर इंफॉर्मेशन ट्रेवल कैसे करती है? इस इंफॉर्मेशन की जर्नी शुरू होती है न्यूरॉन से। इंफॉर्मेशन डेंड्राइट टिप्स पर आती है, जहां एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है। ये इम्पल्स डेंड्राइट से सेल बॉडी तक और फिर एक्शन से होते हुए इंड तक जाता है। एक्शन के इंड पर यह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कुछ केमिकल रिलीज करता है। न्यूरॉन के एक इंड और नेक्स्ट न्यूरॉन के स्टार्ट के बीच होती है एक छोटी सी गैप, इसको कहते हैं साइनेप्स। ये रिलीज केमिकल साइनेप्स को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह न्यूरॉन का एक नेटवर्क इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में लाइटनिंग स्पीड से ट्रांसमिट करता है। और यही साइनेप्स न्यूरॉन से मसल्स और ग्लैंड तक भी मैसेज पहुंचाता है, जिससे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और ग्लैंड सिक्रेशन रिलीज करती है। अब एक फन टेस्ट करके देखो। अपनी नाक बंद करके कुछ खाओ, क्या टेस्ट चेंज हो गया? अगर हाँ तो समझ लो टेस्ट और स्मेल दोनों रिसेप्टर्स मिलकर ही ट्रू फ्लेवर डिटेक्ट करते हैं। ये है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का रियल लाइफ में। कभी सोचा है कि अगर रास्ते में अचानक साफ सड़क पर निकल जाए तो आपका शरीर बिना सोचे पीछे क्यों हट जाता है? क्या हम सोच के रिएक्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन एक फास्ट, ऑटोमेटिक और इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है, यानी बिना सोचे समझे बॉडी खुद से एक्शन ले लेती है। क्योंकि अगर हम सोचने लग जाए तब तक नुकसान हो चुका होता है। उदाहरण, गर्म चीज को टच किया, हाथ तुरंत पीछे, बैलेंस बिगड़ा, पैर तुरंत जमीन पर, मच्छर आया, हाथ ऑटोमेटिक थप्पड़। रिफ्लेक्स एक्शन इतना फास्ट कैसे? रिफ्लेक्स आर्क, बॉडी के अंदर एक स्पेशल शॉर्टकट पाथवे होता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसके स्टेप्स रिसेप्टर डिटेक्ट करता है। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड तक ले जाता है, बिल्कुल कोरियर बॉय की तरह। स्पाइनल कोड इंस्टेंट डिसीजन मेकर, ब्रेन को बाईपास कर देता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये कमांड देता है, एक्शन अभी। मोटर न्यूरॉन ऑर्डर लेकर मसल तक, मसल जी जल्दी कंट्रैक्ट हो जाओ। इफेक्टर काम शुरू, आपका हाथ या पैर तुरंत मूव कर जाता है। ये सब मिली सेकेंड में होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में पहले स्पाइनल कोड रिएक्ट करता है, फिर इंफॉर्मेशन लेट एंट्री में ब्रेन तक जाती है। इसीलिए हम पहले रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं, अरे ये मैंने क्या किया। स्पाइनल कोड का काम बस रिफ्लेक्स एक्शन करना है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हम थिंकिंग बीइंग है। सोचने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन चाहिए जो कि ब्रेन में है। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ये दोनों बॉडी के हर पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और उसे इंटीग्रेट करते हैं। वॉलंटरी एक्शन और नर्व ओरिजिन, हम जो काम सोच कर करते हैं जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग या चेयर मूव करना, ये सब वॉलंटरी एक्शन है। इनके लिए ब्रेन को मसल्स को मैसेज भेजने होते हैं। ये कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम के जरिए होता है। इसके लिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यूज होता है जो दो तरह की नर्व से बनता है। क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है, स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कोड से निकलते हैं। इसी तरह ब्रेन हमें सोचने और उस सोच के बेसिस पर एक्शन लेने की परमिशन देता है। हमारा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन है जिसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ही ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट है। ये वेरियस रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स रिसीव करता है। इसके एरियाज हियरिंग, स्मेल, साइट जैसे सेंसेस के लिए स्पेशलाइज है। यहाँ एरियाज ऑफ एसोसिएशन भी होता है, जहाँ नई इंफॉर्मेशन को ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर इंफॉर्मेशन के साथ जोड़कर इंटरप्रेट किया जाता है।
फोरब्रेन में डिसीजन बनने के बाद यह इंफॉर्मेशन मोटर एरियाज तक जाती है जो वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। लेकिन कुछ सेंसेशन देखने या सुनने से अलग होती है, जैसे हमें कैसे पता चलता है कि हमने काफी खा लिया है। ये फीलिंग फुल की सेंसेशन जो भूख से एसोसिएटेड है फोरब्रेन के ही एक सेपरेट पार्ट में हैंडल होती है। जब हम रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसे एक्शन देखते हैं जिन पर हमारा कोई थिंकिंग कंट्रोल नहीं होता, जैसे हार्ट बीट या ब्रीथिंग को सोच कर कंट्रोल नहीं कर सकते। पीपल का साइज चेंज होना या बिना सोचे चेयर मूव करना जैसा थॉट आउट एक्शन भी रिफ्लेक्स से अलग है। ऐसे बहुत सारे इनवॉलंटरी एक्शन जो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। हिंड ब्रेन के दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिंदगी के जरूरी फंक्शन कंट्रोल करते हैं, मेडुला ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन और वॉमिटिंग जैसे सभी इनवॉलंटरी एक्शन को मेडुला कंट्रोल करता है। सेरेबेलम, क्या आप एक सीधी लाइन में चल सकते हैं या पेंसिल उठा सकते हैं, ये सब सेरेबेलम की वजह से पॉसिबल है। इसका काम वॉलंटरी एक्शन में सटीकता देना और बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करना। सोचिए अगर ये सारे वाइटल फंक्शन ब्रीथिंग, हार्ट बीट और बैलेंस हमें सोच कर करने पड़ते तो हमारी लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती। थैंकफुली हमारे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये सारे काम स्मूथली मैनेज करते हैं। ऑर्गन जैसे कि ब्रेन जो हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, उसको केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे बॉडी ने ब्रेन को एक बोनी बॉक्स यानी स्कल के अंदर रखा है और स्कल के अंदर ब्रेन एक फ्लूइड फील बैलून जैसे स्ट्रक्चर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से सराउंडेड होता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मतलब कोई झटका भी लगे तो ये फ्लूइड उस इम्पैक्ट को सब बना देता है। इसी तरह अगर आप अपने बैक के मिडिल पार्ट पर हाथ फेरोगे आपको एक हार्ड बमी स्ट्रक्चर फील होगा। ये होता है वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और दोनों को स्ट्रॉन्ग बोनी कवरिंग मिलती है ताकि ये डेलिकेट स्ट्रक्चर सेफ रहे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंड करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है और फिर मसल तक सिग्नल पहुंचाता है ताकि एक्शन हो सके। लेकिन फाइनल मोमेंट काम मसल्स टिश्यू ही करता है। पर सवाल ये है मसल एक्चुअली मूव कैसे करती है। जब नर्व इम्पल्स मसल तक पहुंचता है मसल्स फाइबर को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। सेलुलर लेवल पर मसल सेल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं जैसे एक्टिन और माइसिन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलने पर अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। जब ये प्रोटीन अरेंजमेंट चेंज होता है मसल सेल शॉर्ट हो जाता है। इसी शॉर्टनिंग को हम कंट्रैक्शन कहते हैं और कंट्रैक्शन से ही मूवमेंट होती है, चाहे वो वॉकिंग हो, राइटिंग हो या फिर हार्ट बीट हो। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होता है पर प्लांट्स के पास ना तो कोई ब्रेन होता है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम। फिर भी प्लांट्स अपने सराउंडिंग का रेस्पॉन्स देते हैं। जब हम मिमोसा प्लांट जिसे हम टच मी नॉट या सुई मुई बोलते हैं को टच करते हैं उसके पत्ते तुरंत फोल्ड हो जाते हैं। ये मूवमेंट बहुत फास्ट होता है पर इसमें कोई मसल्स का रोल नहीं होता। तो फिर ये होता कैसे है? इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चलिए समझते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स। सेंसिटिव प्लांट्स के पत्तों का फोल्ड होना एक रैपिड मूवमेंट है जिसमें ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ प्लांट के सेल अपना शेप चेंज करते हैं। जब लीफ को टच किया जाता है स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की हेल्प से मूव होता है। इस सिग्नल का इफेक्ट से कुछ सेल वाटर लूज कर लेते हैं और तुरंत श्रिंक हो जाते हैं और पत्ते फोल्ड हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की मूवमेंट की, मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ। जैसे पी प्लांट के टेंड्रिल्स, इन्हें जब सपोर्ट मिलता है ये उस पे चिपक जाते हैं। जिस साइड सपोर्ट होता है उस तरफ ग्रोथ स्लो होती है और दूसरी साइड ग्रोथ फास्ट होती है। इस अनइवन ग्रोथ की वजह से टेंड्रिल सपोर्ट को रैप कर लेता है। प्लांट इसी तरह अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ग्रो और रेस्पॉन्स करते हैं बिना नर्वस सिस्टम के भी। प्लांट्स अपने सराउंडिंग को क्वाइटली फील करते हैं और उसके हिसाब से ग्रोथ को डायरेक्शन देते हैं। इस डायरेक्शन बेस्ड ग्रोथ को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट। जब प्लांट को एक ऐसे बॉक्स में रखा जाता है जहां लाइट सिर्फ एक साइड से आती हो तो प्लांट का स्टेम हमेशा लाइट की डायरेक्शन की तरफ बेंड हो जाता है। इस मूवमेंट को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स ऑक्सिन शेडेड साइड में ज्यादा कलेक्ट हो जाता है जिससे स्टेम लाइट की तरफ कर्व हो जाता है। जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की तरफ रेस्पॉन्स। प्लांट ग्रेविटी को भी रेस्पॉन्स करते हैं। रूट्स हमेशा नीचे ग्रेविटी की साइड ग्रो करते हैं। इसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। स्टेम ऊपर की तरफ, ग्रेविटी अपोजिट
ग्रो करता है। ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है। अगर आप प्लांट्स को टिल भी कर दें तो रूट्स फिर भी नीचे ही जाएंगे और शूट्स फिर भी ऊपर ही बेंड हो जाएगा। हाइड्रोट्रोपिज्म की तरफ मूवमेंट। अब एक और इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है हाइड्रोट्रोपिज्म। रूट्स हमेशा पानी की तरफ ग्रो करते हैं, चाहे पानी लाइट की डायरेक्शन में हो या ग्रेविटी के अपोजिट। जब सोइल में एक साइड ज्यादा मॉइस्चर होता है तो रूट्स अपनी डायरेक्शन बदलकर सीधा उस साइड ग्रो करते हैं जहां वाटर अवेलेबल हो। ये सर्वाइवल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूट्स को न्यूट्रिएंट्स और वाटर का सोर्स फ्लो करना होता है। तो प्लांट्स बिना ब्रेन, बिना नर्व्स के भी लाइट, ग्रेविटी और वाटर जैसे फैक्टर्स को सेंस करके अपनी ग्रोथ को परफेक्ट डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं। लाइट, फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म, वाटर, हाइड्रोट्रोपिज्म। इसी इंटेलिजेंट ग्रोथ को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। प्लांट्स भी लाइट, वाटर और ग्रेविटी को फील करके रिएक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास ना ब्रेन होता है ना नर्व्स। तो फिर ये सब सिग्नल कैसे मैनेज होते हैं? इसका आंसर है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं जो प्लांट के एक पार्ट्स में बनते हैं, फिर धीरे धीरे डिफ्यूज होके पूरे पार्ट्स पर पहुंचाते हैं और वहां ग्रोथ, डेवलपमेंट और डिफरेंट रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। यही हार्मोन्स प्लांट का इंटरनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाते हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे कैसे हार्मोन्स प्लांट की लाइफ को गाइड करते हैं। सबसे पहला आता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स का काम होता है प्लांट की सेल को इलॉन्गेट करना, यानी उन्हें लंबा बनाना। जब लाइट प्लांट के एक ही साइड से पड़ती है तो ऑक्सिन दूसरी सैडी साइड में जमा हो जाता है। वहाँ सेल ज्यादा स्ट्रेस होती है और शूट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। इसी रेस्पॉन्स को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑक्सिन्स रूट और शूट की बैलेंस ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। ऑक्सिन्स के बाद आते हैं जिबरलिन, जो प्लांट के हाइट बूस्टर होते हैं। ये स्टेम को रैपिडली लंबा बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सीड जर्मिनेशन के लिए सिग्नल देते हैं। जैसे ही सीड पानी एब्जॉर्ब करता है, जिबरलिन एक्टिव हो जाते हैं और जर्मिनेशन स्टार्ट करवा देते हैं। इनका रोल फ्लावरिंग और फ्रूट के साइज इंप्रूव करने में भी होता है। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकिनिन्स। ये प्लांट के सेल डिवीजन एक्सपर्ट होते हैं। फ्रूट, सीड्स और यंग लीव्स में साइटोकिनिन्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वहाँ रैपिड सेल डिवीजन हो रहा होता। साइटोकिनिन्स लीव्स का एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, इसीलिए इन्हें प्लांट का एंटी एजिंग हार्मोन्स भी बोला जाता है। अब बात करते हैं प्लांट के इमरजेंसी मैनेजर ABA यानी एब्सिसिक एसिड की। जब प्लांट स्ट्रेस में होता है, जैसे पानी की कमी, ज्यादा हीट या कोल्ड, तब ABA तुरंत एक्शन लेता है और स्टोमाटा को क्लोज कर देता है ताकि प्लांट का लूज रुक जाए। ये टेम्पोररी ग्रोथ को स्टॉप करता है और ऑटम सीजन में लीव्स गिरने का सिग्नल देता है। लास्ट में आता है इथाइलिन, जो एक गैसियस हार्मोन है। इथाइलिन फ्रूट को जल्दी राइपन करवाता है, कच्चे फ्रूट को पक्का फ्रूट बनाने का काम। ये लीव्स और फ्लावर्स के गिरने यानी एब्सिशन को भी कंट्रोल करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फ्रूट जब राइप होता है तब उससे रिलीज होने वाला इथाइलिन गैस आसपास के फ्रूट्स को भी पकाना शुरू कर देता है। इसी तरह ऑक्सिन्स इलॉन्गेशन करता है, जिबरलिन प्लांट को हाइट देता है, साइटोकिनिन सेल डिवीजन संभालता है, ABA स्ट्रेस को के टाइम प्रोटेक्ट करता है और इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग और एजिंग रेगुलेट करता है। और इसी तरह प्लांट हार्मोन्स मिलकर प्लांट की ग्रोथ, सर्वाइवल और रेस्पॉन्स को कंटिन्यूअस फ्लो में कंट्रोल करते रहते हैं। अब ह्यूमन हार्मोन्स को देखेंगे। ह्यूमन बॉडी में दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट के बिना डायरेक्टली ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम के सारे ग्लैंड्स मिलकर हमारी बॉडी का कंप्लीट हार्मोनल कंट्रोल मैनेज करते हैं। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल मैसेंजर होते हैं जो ब्लड के थ्रू दूर दूर तक ऑर्गन्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रेन के नीचे होती है और बाकी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स बनाती है जो हाइट और बॉडी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन्स बचपन में कम बने तो ड्वार्फिज्म होता है और ज्यादा बने तो जिगेंटिज्म। अब आते हैं थायराइड ग्लैंड पर। थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब का ब्रेकडाउन। थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होती है, इसीलिए अपने सॉल्ट पैकेट पर लिखा देखा होगा आयोडाइज्ड सॉल्ट या एनरिच विद आयोडीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो गुइटर हो सकता है, जिसमें नेक स्वॉलन हो जाती है।
अब बात करते हैं पेनक्रीज की। पेनक्रीज इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में ना बने तो डायबिटीज हो सकती है। इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन लेने को बोलते हैं ताकि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं। ये एड्रेनालाइन बनाते हैं जिससे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। डेंजर के टाइम एड्रेनालाइन हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्रीथिंग फास्ट करता है और मसल को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। ये बॉडी को फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी करता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जो प्यूबर्टी के दौरान मेल फीचर्स डेवलप करता है जैसे डीप वॉइस, फेशियल हेयर और मसल्स ग्रोथ। फीमेल्स में ओवारीज एस्ट्रोजन बनाती है जो फीमेल प्यूबर्टी चेंज और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स का अमाउंट परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए बॉडी का एक फीडबैक मैकेनिज्म उसे यूज करती है। जैसे अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो पेनक्रीज ज्यादा इंसुलिन बनाता है और जब शुगर लेवल घटा हुआ होता है तो इंसुलिन कम बनाया जाता है। इसी तरह हमारा हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्यूबर्टी, इमरजेंसी सिचुएशन और ब्लड शुगर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का शॉर्ट समरी। हमने समझा कि नर्वस सिस्टम फास्ट सिग्नल भेजकर हमारे एक्शन और रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के थ्रू स्लो और लॉन्ग टर्म चेंज हैंडल करता है। प्लांट्स भी हार्मोन्स और ट्रोपिज्म से अपने रेस्पॉन्स दिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में बॉडी तभी सही काम करती है जब सब पार्ट्स मिलकर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। बस इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।